तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु सभ्यता। सर बस सिंधु सभ्यता की जो उत्तरों पश्चिम मतलब उत्तरों पश्चिम और पूर्व पश्चिम में जो लंबाई चौड़ाई बताया था वह 1200 मतलब यूट्यूब पर तो और जो गूगल पे 1200 बताया भी हम जो कोई मेरे को गाइड आपत्ति बता रहे हो गाइड आपत्ति हाँ यही ले लियो या उत्तर में तो मुंडी का ले लियो जना तो जाता है जैसे अठो मांडा ले जना भूमि जैसे ठीक है वैसे तुम भी बहुत ज्यादा है हाँ इतिहास में हो गया कि कोई निश्चित चीज नहीं तो इस कारण से उसमें वो फर्क है। तो ठीक है सिंधु सभ्यता। अब देखो कल हमने पढ़ लिया कि सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। लिखो साथ साथ में आप लिखो सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में निम्न समानता है। कल असमानता है इनमें अंतर क्या जो पढ़ लिया हमने। अब देखो इनमें कुछ समानता है इनमें कुछ समानता है। अब वो क्या समानता है देखो इसमें देखो पहली समानता है मृदपांड चाक से बनाए जाते थे। मृदपांड चाक से बनाए जाते थे। मृदपांड यानी मिट्टी के बर्तन जैसे मटके आप मटका हुए पुराना समय के में जति की चीज़ा आपका कोई कुछ भोजन बनाता तो वे मिट्टी का बर्तन बनाता। आज के 3-4 साल पहले पराठा चालती मिट्टी के बर्तन में रोटी होता हांडी हांडी कहता राबड़ी रांधा सकी पता है राबड़ी वाली हंडी थी। शाम का 4 बजे एक बात होती है राबड़ी वाली हंडी थे बाप रात करते बिल्लो ना करता जाऊनी बाद में मिट्टी की बात आ गई बाहर भी आ जाता मिट्टी का जो है तो एक पेपर बनाता चाक पर बनाता चाक जानो थे कोई जब बर्तन ना वो आपको काम करे बना लिया आपने कुमार बनाया कुमार बना लिया तो बम वो चाल पर ही नहीं गोल को यहाँ हाथा कर रहे को आकार दे देता वो घूम तो ये चक्की की टाइप में घूमे और वे हाथ में धीरे धीरे को आकार दे तो यही मृदबाण दोनों सभ्यता में चाक से बनाए जाते थे और दोनों में मृदबाण काम में लिए जाते थे। दूसरा दोनों में ये समानता है 2 नंबर पर है दोनों में बड़े बड़े अन्नागारों का निर्माण दोनों में बड़े बड़े अन्नागारों का निर्माण। अन्नागार का ही है जब अनाज रखवा की अनाज रखवा को स्थान अनाज रखवा की जगह बनाई थी मोटा मोटा अन्नागार या मोटा मोटा कमरा बनाईला ये दुनिया के मायने समानता है। पाश्चात्य इतिहासकार काय कियो कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश है। अब देखो आपके सवाल आ जाए पाश्चात्य इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश बताया है लेकिन भारतीय इतिहासकार इसे उपनिवेश नहीं मानते या इन्होंने इन बात का खंडन किया है। आप अपने विचार व्यक्त करो या कुछ तथ्य दो तो आप क्या दोगे। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था। जैसे तो ब्रिटेन के उपनिवेश थे तभी कहा जाता था कि ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता। तो अपन वैसे होता है बता तो सूरज उगेड़ो ही उगेड़ो वाली भी का है कि जी भारत
भारत उपनिवेश भी को खुद को राज्य लगभग 20-25% जता भी देश है तो भी का उपनिवेश वहाँ को वहाँ पर अधिकार तो खटे खटे तो वीडियो ये तो जब भी का राज्य का अस्तित्व तो ये मतलब जब भी का राज्य का मान का अस्तित्व बनी कटे कटे चाल तो ये तो उपनिवेश अब देखो उपनिवेश होता है विपर अगर आप लोग देश अधिकार करें जिया भारत पर अंग्रेजी अधिकार हो तो भारत ज्यादा मुनाफा कमाता हो या अंग्रेज ज्यादा मुनाफा कमाता अंग्रेज क्योंकि अगर भारत ज्यादा मुनाफा कमाता हो तो अधिकारी क्यों हो तो उपनिवेश अपने जो अधिकार वाले राज्य जिन जिन उपनिवेश पर जिसका अधिकार होता है उस राज्य से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता और इसी में कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमाती थी मुनाफा कमाते थे। आपको कैसे लिखना है कि खंडन कीजिए इसमें लिखना है सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश नहीं था क्योंकि एक उपनिवेश राज्य से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता लेकिन सिंधु सभ्यता के व्यापारी सुमेरियन सभ्यता के व्यापारियों से ज्यादा मुनाफा व्यापार में कमाते थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश नहीं था। देखो पाश्चात्य इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता या पाश्चात्य इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश मात्र माना है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हुए अनेक शोधों से यह पता चला है कि सिंधु सभ्यता उपनिवेश नहीं था क्योंकि दोनों के बीच हुए व्यापार में मुनाफा सिंधु सभ्यता के व्यापारी ज्यादा कमाते थे। दोनों के बीच हुए व्यापार में मुनाफा या लाभ सिंधु सभ्यता के व्यापारी ज्यादा कमाते थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश नहीं था। अब देखो लिख लिया इतना अब एक पॉइंट डालो आप सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कल बता दिया था आपको सिंधु सभ्यता का विस्तार बोर्ड पर तो आज लिखना ही है आपको।
इसमें लिखो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सकेंद्र विस्तार गग्गर अकरा गग्गर अकरा नदी के पार में था। इसे कहते हैं सरस्वती नदी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सकेंद्र विस्तार गग्गर हकरा नदी के पार में था और गग्गर और हकरा इसे कहते हैं सरस्वती नदी। अगली लाइन में लिखो, दूसरी लाइन में इसका उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर था, चिनाब नदी के किनारे था उत्तरी बिंदु। चिनाब नदी पर था, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्तरी बिंदु सुरतगुई अफगानिस्तान था। सुरतगुई अफगानिस्तान था। इस लिखो दूसरी लाइन में, इसका दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे था। गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे था। इसका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे था। इसका पश्चिमी बिंदु सुतको गेंडोर बलूचिस्तान
बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सुत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास नदी के किनारे था। अब देखो मांडा चिनाब नदी आ गया। अब देखो ये चिनाब नदी, हिंडन नदी, परवरा नदी और दास नदी, 4 नदियां आ गई। पढ़ रहे हैं हम सिंधु सभ्यता। पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा क्योंकि हड़प्पा को सर्वप्रथम खोदा गया। फिर सिंधु के किनारे मिला तो इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और फिर इसे सिंधु सरस्वती नदी। अब क्यों कहा गया? जैसे पहले केवल एक सिंधु नाम लिया था, अब 4 नदियां हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसे ये नदी तो नहीं थी, मेन ये नदी तो नहीं थी क्योंकि ये तो दक्षिण भारत में थी। इसी कारण इसका समय समय पर नाम चेंज होता गया। पहले तो सोचा कि हड़प्पा, तो इसको पूरा नाम हड़प्पा ही दे दो, लेकिन अलग अलग नाम निकलने लगे क्योंकि अब हड़प्पा तो किसे रहता। फिर किया सिंधु, तो सिंधु नदी के किनारे मिले केवल सिंधु, लेकिन इसका तो विस्तार खूब हो गया। 1600, 1200 या 1400 अलग अलग इसका विस्तार हो गया। तो वो नदियाँ सिंधु नदी की तरह नहीं थी, तो चलो सिंधु की सारी नदियाँ हैं। फिर जैसे ये दाहिना वाली दक्षिण वाली तो सिंधु के पास नहीं है, जैसे ये भारत है, ऐसे भारत में सिंधु तो यहीं है, लेकिन ये दाहिना तो यहाँ है। इसी कारण इसका समय समय पर नाम चेंज होता है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं बनती। तो ये लिखिए। अब कल आपको बताया था कि इसके टोटल लगभग 1400 से ज़्यादा इसके स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है, लेकिन 925 के लगभग तो अभी भारत में, 470 या 75 पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में 3 नाम आते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा नाम 2 ही आते हैं। एक तो है सुर्त गुई और दूसरा है मुंडीगाग, और एक नाव है धनेरी। इसे कहीं पर ये भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना है। ये भी नाम आ सकता है और ये भी नाम आ सकता है, दोनों नाम एक ही है। ये 3 स्थल है अफगानिस्तान में, केवल और केवल ये 3 ही स्थल है। लेकिन पाकिस्तान में 475, 70 या 75 के आसपास, और भारत में 925 के आसपास। टोटल साइज 1400 से ऊपर है, 1403, 5 इतने भी हो सकते हैं। तो लिखो आप इसमें आगे एक लाइन लिख लो। अब तक सिंधु सभ्यता के 1403 स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है। अब तक सिंधु सभ्यता के 1403 के लगभग 1403 के लगभग स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है, जिनमें से 925 भारत में, ये लगभग है 925 के लगभग भारत में, 470 या 75 पाकिस्तान में, और 3 स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं, जो निम्न है। ये नाम लिख लो, सोर्तगुई, मुंडीगाग और धनेरी। सोर्तगुई, मुंडीगाग और धनेरी।
ऐसे आ जाएगा, सुदूर सिंधु सभ्यता का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है। तब आपको ये नाम याद रखना, सुदूर या सर्वाधिक उत्तर। और केवल आ जाएगी सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु या उत्तरी स्थल, बिंदु या स्थल कोई भी नाम आ जाए, तब आपको लिखना है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। एक दो नंबर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो दो नंबर लेकिन शायद अब तक के क्वेश्चन जिस प्रकार देते हैं सिंधु सभ्यता से वो आपके 20 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य है, गुप्त है, इनमें से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएगा। इनको तो आप विशेष तौर पर याद कर लेना, सिंधु सभ्यता को विशेष तौर पर याद कर लेना। 10 नंबर से तो नीचे के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इससे ऊपर ही आएंगे। ठीक, लिख लिए ये 3 नाम। लिखो अगली लाइन में लिखो आप, जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ और जब देश स्वतंत्र हुआ और देश का बंटवारा हुआ तो देश का बंटवारा हुआ तो इस सभ्यता के सभी स्थल पाकिस्तान में चले गए। इस सभ्यता के सभी स्थल पाकिस्तान में चले गए। केवल दो ही स्थल भारत में रहे। पहला कोटला निहंग खां, पंजाब, सतलज नदी के किनारे। पंजाब सतलज नदी के किनारे, ये पहला स्थल। दूसरा रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात, मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे। लिखो आगे पॉइंट के हिसाब से लिखो। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो ये आपकी सिंधु सभ्यता की सामान्य जानकारी हो गई है। अब लिखो विशेषताएं। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या क्या विशेषता है सिंधु सभ्यता की।
एक तो नगर दो भागों में विभक्त होते थे। मान लो ये नगर है, तो इसके दो भाग, क्या हुआ? मान लो ये नगर दो भागों में विभक्त होते थे। पश्चिम दिशा है, यहाँ पर दुर्ग होता था। दुर्ग में कौन रह सकता है? राजा। तो दुर्ग को देख कर कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। लेकिन खुदाई में हथियार नहीं मिले। खुदाई में हथियार नहीं मिले तो कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक नहीं थी। कारण भाई राजा होता जब तो युद्ध तो होता, क्षणा क्षणा तो बेटे को रहता नहीं भाई, बोले ये का तो संतुष्ट था। युद्ध था ना, हथियार तो साइज था। चल भी अंदाजा लगाओ कि भाई हथियार तो नहीं। एक है कि भाई मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। क्योंकि एक मान की कोई खुदाई में मूर्तियाँ मिली तो वे महिला नारी की मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं है ना, मात्र सत्तात्मक है। तो भाई जब केरल में मात्र सत्तात्मक है, माँ का नाम चल है। दक्षिण का भारत का राजवंश का माता को नाम गौतम सात कन्या का नाम। ये दक्षिण भारत में माता का नाम ज़्यादा चल, माँ का नाम चल। आपने अपने पिता को गोत्र लगा, माता को बोला, लेकिन कठिन माता को गोत्र लगा तो मात्र सत्ता। पूरी दिशा में रिहायशी इलाके होते थे। रिहायशी इलाका को मतलब दुर्ग, रिहायशी बस्ती, रिहायशी बस्ती, इन लोगों के रेपा की। तो देखो एक नंबर पर विशेषता में नगर दो भागों में विभक्त था। नगर दो भागों में विभक्त था। पश्चिमी दिशा में दुर्ग, पश्चिमी दिशा में दुर्ग व पूर्वी दिशा में रियासती बस्ती होती थी। दूसरा लिखो पॉइंट, दुर्ग बस्ती की तुलना में छोटा, दुर्ग बस्ती की तुलना में छोटा व एक ऊंचे टीले पर बनाया जाता था। एक ऊंचे टीले पर बनाया जाता था। 3 नंबर पर लिखो, सुरक्षा की दृष्टि से नगर के चारों तरफ एक दीवार होती थी। पूरा नगर का घेरेड़ी एक दीवार, दिना तो किवाड़ डर देता रहो ते ताके जमा के। लेकिन कालीबंगा में दुर्ग के अलावा, कालीबंगा में दुर्ग के अलावा बस्ती भी चारों ओर ईंटों की दीवार से
घिरी हुई रहती है, घिरी हुई मिली है। बस्ती भी चारों ओर से ईंटों की दीवार से घिरी हुई मिली है। आया समझ में? देखो अब ये दुर्ग और रिहायशी बस्ती इसके चारों तरफ है। कालीगंगा में क्या है? इसके और इसके दीवार और ये पूरी दीवार, ये सब न्याय रहेगा। कोई जगह मिलो ओम दुर्ग बने लो अटे बस्ती मिल रही और इनके एक चेहरे मन दीवार, लेकिन इकी अलग दीवार और इकी अलग दीवार। जरूर उनका गोड़ को बनेगा गोड़ ही, लेकिन एक दीवार है। देखो आगे हाँ कालीगंगा अगर ऐसी तो मैंने कहा अपना तो प्रधान भगवान ऐसी देखो लोथल नहीं इसी में लिख लो लोथल शहर का विभाजन नहीं था। लोथल शहर का विभाजन नहीं था, अपितु पूरे नगर के चारों ओर, पूरे नगर के चारों ओर आयताकार, पूरे नगर के चारों ओर आयताकार प्राचीर थी। पूरे नगर के चारों ओर प्राचीर थी। दीवार। अब देखो सिंधु सभ्यता पे लिखाई हो और पूर्व नगरी का दो भाग, अब दो भागों को अपन तो किया जाए क्योंकि सर ऊंचे स्थान पर होता था वो राजा का होता था तो भी दो भागों में होंगे औरंग मायने और ऊंची पहाड़ी पर मान के बन लो एक दीवार और बाकी के दीवार पर नहीं हो पूरा घेर लो जना। ये नई बाउंड्री हुई, न्यारी बाउंड्री, अलग बाउंड्री, जी का दो भागों का तो चलो कालीगंगा के मायने इक्कर की दीवार है तो इक्कर की दीवार जो पूरा दो भागों उठा पड़ रहे हो और प्लस चार माने दीवार एक और दुनिया करते लोथल में आ दीवार बनी, ये दोनों दीवार बनी और केवल अटे माने दुर्ग और अटे बस्ती, लेकिन आप बीच में से एक दीवार है वह दीवार बनी वो आयताकार रूप में और लोथल में अपन कायम जो बंदरगाह या गोदी वाला तो कहते हैं जहाज होता है। देखो चंद्रभूदड़ो इसी में लिख लो चंद्रभूदड़ो में पश्चिम में दुर्ग स्थित नहीं था। चंद्रभूदड़ो में पश्चिम में दुर्ग नहीं था, मतलब वो दुर्ग को नहीं, पश्चिम में दुर्ग नहीं था। अब चंद्रभूदड़ो मौजो छोटो भाई, लेकिन एक मान दुर्ग को नहीं हो तो दुर्ग को नहीं ओ होए एरिया सिटी बस्ती या मन जो शासक छोटा अगर वहाँ तो खर्चो ही पड़े जवाब आपका बस। अब लिखो लेकिन धोलावीरा स्थल इसी में लिख लो, ये चौथा पॉइंट है या वो तीसरा कितना पॉइंट है उसी में लिख लो। हाँ ये तीसरा ना चौथा ये तीसरा ये लेकिन ना मैंने बताया था ना चौथा से देखो बस सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को चारों ओर तीसरा ये तीसरा में लिखा हुआ है, लेकिन चलो तो लिख लो कोई बात पॉइंट मोटो मन जी ताकि सब के मिल लीजो, लेकिन ये चीज याद रहा तो हिसाब लिख लियो जरूर। लेकिन धोलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में था। धोलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में था। अब धोलावीरा होने देखो मान लो एक हटाएगो और एक हटाएगो और पूरा धोलावीरा होगा, लेकिन इसका चैनल मन आ दीवार बनी का 3 अलग अलग भाग वो धोलावीरा होगा।
पंजाबी में वीरा को क्या कहते हैं? भाई भाई। तो भाई उठ्यो सुबह कि मुंडा तो चेहरो धोता वीरा ना धोता वीरा। तो पता चल गया नगर दो भागों में विभक्त। दुर्ग के चारों ओर दीवार होती थी, लेकिन कालीबंगा में दोनों की दीवार थी। लोथल में किसी के दीवार नहीं थी, लेकिन ये आयताकार दीवार में घिरा हुआ था। चंद्रमुद्रों में ये दुर्ग था ही नहीं और धोला गया 3 अलग अलग भागों में। मतलब अलग में ये हो गया, मान लो ये दुर्ग हो गया, ये थोड़े अमीर पैसे वाले और ये गरीब, ये 3 भाग हो गए। आखिर में लिखो, अब लिखो वो अगला पॉइंट। सड़कें ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, यानी सड़कों में ना हो और टचोराई को आ सड़क आर की पार निकल बार अलग तरीके ने करते हैं। इसमें वो बयां का जिया खेत बात चढ़ा के तो कोलोनी काटी जना 18 लोग काट दी 2 लोग आ खेत बावस को आगे रस्तो जा, लेकिन वो आर को पारस को अर्थात समकोण पर काटती थी। लिखो अर्थात समकोण पर काटती थी। तो वो समकोण को 90 डिग्री को कौन है? समकोण पर काटती थी। लेकिन केवल बनवाली में तारांकित प्रकार की सड़कें थी। तारांकित प्रकार की तारा के टाइप की सड़कें थी। व्यक्ति बनवाली और बाकी को समकोण पर या चौराहे पर करती। लिखो आगे, सड़कें कच्ची होती थी। सड़कें कच्ची होती थी। केवल मोहनजोदड़ो में सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट लिखो, भवनों का निर्माण या मकानों का निर्माण, भवनों का निर्माण या मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। पक्की ईंटों से किया जाता था, लेकिन केवल कालीबंगा में कच्ची ईंटों से निर्माण किया गया। कच्ची ईंटों से निर्माण किया गया, जिन्हें सूर्य तापी ईंटें कहा जाता था। केवल सूरज से पकी हुई थी, सूर्य की गर्मी से पकी हुई थी, उसे सूर्य तापी ईंटें कहा गया। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो,
मकानों के फर्श कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। मकानों के फर्श कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। केवल देखो हर में लेकिन या केवल आ रहा है। केवल कालीबंगा में एक घर में अलंकृत ईंटों से फर्श को अलंकृत ईंटों से फर्श को पक्का करने की कोशिश की गई है। सवाल ऐसे आ जाएगा आपके नींव चलो तो ऑब्जेक्टिव टाइम आता है। किस स्थल से अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श मिला है? तो कालीबंगा। कहाँ कच्ची ईंटें कहाँ में ली गई है? तो कालीबंगा। ऐसे सवाल। और वैसे ऑब्जेक्टिव टाइम में था कि निम्न में से किस स्थल से ये अलंकृत ईंटें का फर्श मिला है? तो आपका समझ में आ जाएगी। अब लिखो हटिया भवन और अगला पंक्ति को भवन सड़क किनारे होते थे। भवन सड़क किनारे होते थे। उनका दरवाजा पीछे की ओर गलियों में खुलता था। देखो जैसे ये तो मेन हाईवे है, मेन रोड हो। अब यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, तो यहाँ उनके पीछे छोटे छोटे कोई गलियाँ होती 3-3 मीटर की होता है, 3-3 मीटर की, तो ये होती 16-16 मीटर की, ये 16 मीटर की और ये 3-3 मीटर की, मतलब 10 फुट की, और ये 16 के 50 फुट की सड़क। देखो इसमें केवल लोथल में एक घर का दरवाजा, केवल लोथल में एक घर का दरवाजा गली में ना खुलकर मुख्य सड़क पर खुला है। मुख्य सड़क पर खुला है। तो इस तरह आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अभी जो आगे वाली क्लास आएगी